पहले से वो था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे जो कि देश की राय के खिलाफ है। हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने के लिए सब कुछ किया जाए। हुकूमत का घेराव करेंगे। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। यूसीसी के आने की आहट ने कुछ मौलानाओं और नेताओं को आग बबूला क्यों कर दिया है? देर से हुई शादी तो क्या लड़की आवारा हो जाएगी? और मौलाना तौकीर रजा शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन की तैयारी में क्यों लगे? देश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा जोरों पर है। विधि आयोग के इस पर राय मांगने के बाद कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या 2024 चुनाव से पहले बीजेपी अपने इस वादे को भी पूरा कर देगी और क्या इसी के सहारे वो जीत के हैट्रिक लगा देगी। इन तमाम कयासों के बीच मौलानाओं और सो कॉल्ड सेकुलर ब्रिगेड ने इस पर मोर्चा खोल दिया है। सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने यूसीसी को देश को नुकसान पहुंचाने और दूरियां बढ़ाने वाला बता दिया, तो वहीं जमीयत उलेमा हिंद के सचिव नियाज फारूकी ने कह दिया कि यूसीसी की जरूरत ही नहीं है। सुनिए। बीजेपी का पहले से वो था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे जो कि देश की राय के खिलाफ है। मैं इस बेसिस पे पूरे सबूत के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि देश इस फेवर में नहीं है। जमीयत उलेमा हिंद के सचिव नियाज फारूकी को आपने सुना। साहब कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी नहीं इक्विटी की बात होनी चाहिए। मतलब गजब है। ये भाई सिर्फ समान अधिकारों और हक की बात करेंगे, समान कानून की नहीं करेंगे। चलिए शफीकुर रहमान वर्ग की बात हम फिर से करते हैं। पहले तो इन साहब ने यूसीसी को देश को नुकसान पहुंचाने और दूरियां बढ़ाने वाला बता दिया, फिर इसके असर की बात हुई और जिक्र लड़कियों की शादी की उम्र की आई तो ये जरा उखड़ गए। दो टूक कह दिया कि वो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के सख्त खिलाफ है क्योंकि इससे आवारगी बढ़ती है। सुनिए वर्ग का ये शर्मनाक बयान। ये उम्र बढ़ाना गलत है। मैंने पहले भी इस पर बयान दिया था। मैंने ये बढ़ाई नहीं जाए, इससे आवारगी बढ़ेगी, ये अल्फाज कहे थे। मैं आज भी इस पर कायम हूँ कि उम्र बढ़ाने से फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि जो जितनी उम्र पहले से चल रही थी वो मुनासिब थी, उसी पर रहना चाहिए, इतनी उम्र रहनी चाहिए। तो बर्क साहब सुना आपने, लड़कियां बर्क साहब को आपने सुना और इन सबके बीच बात मौलाना तौकीर रजा की भी करते हैं जो अक्सर भड़काऊ बयान देने में लगे रहते हैं। तौकीर रजा ने देश में शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन करने की धमकी दी है। दरअसल उत्तराखंड सरकार अवैध मज़ारों पर एक्शन की बात कर रही है, बुलडोजर से उन्हें तुड़वा रही है। इसी बात पर मौलाना तौकीर रजा भड़क गए। वो कह रहे हैं कि देश भर से मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे, उत्तराखंड सरकार को घेरेंगे। सुनिए। उत्तराखंड में जो कुछ भी चल रहा है, मज़ारात पे बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है, अगर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो फिर हम मजबूर होंगे कि उत्तराखंड हम भी जाएंगे और अपने तमाम लोग ऐलान करके और तमाम मुसलमानों को वहाँ जमा किया जाएगा और बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा और इंशाल्लाह हम हुकूमत का घेराव करेंगे। 1921 तक जो है वो वैध है, 1921 के बाद जितने भी हैं वो अवैध है। आप भी तोड़िए, हम भी तोड़ते हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन बेईमानी किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि बाजार है तो इसको तोड़ा जाएगा, इस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अब बुलडोजर हमारे सीनों पर चलेगा, हमारे मज़ारों पर और हमारे बिल्डिंगों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। तो आपने सुना मौलाना तौकीर रजा को, कह रहे हैं कि देश भर के मुसलमानों को लेकर उत्तराखंड चले जाएंगे। लेकिन देश में चर्चा यूसीसी को लेकर जोरों पर है और बर्क साहब को आपने सुना थोड़ी देर पहले किस तरीके से कह रहे हैं कि देर से शादी हुई तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी। सुनिए बर्क साहब, देश की लड़कियां आपके इस कथन पर क्या सोच रही हैं? ऐसा कुछ नहीं कि अगर लड़कियों की शादी लेट हो रही है तो वो वारागर्दी कर रही हैं। वो बस इट्स जस्ट कि वो अपने गोल्स को देखती हैं, पढ़ती हैं, तो वो इसको देख के करती हैं कि हमें अभी जल्दी नहीं शादी करनी है, हमें अभी कुछ करना है अपने करियर में। शादी कोई उम्र नहीं होती और शादी एक अपनी खुद की मर्जी से होनी चाहिए। और आजकल के लोगों का कहना है कि लड़कियां वारागर्दी करती है या फिर वो अय्याशी करती है, तो ये सब
ये सभी लड़की की खुद की चॉइस होती है लाइफ में कि वो क्या करना चाहती है, और पहले एजुकेशन को रखनी चाहिए क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी बहुत एक पर्सनल चॉइस है, मतलब इट्स व्हेनेवर यू आर रेडी। हम उस पर ये नहीं लगा सकते कि आपको इतने उम्र से पहले शादी करनी ही पड़ेगी। ऑब्वियसली मिनिमम एज होनी चाहिए कि इसके बाद आप शादी करो तो बेटर रहेगा। शादी मैच्योर होने के बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर जो आवारा लड़कियां होती हैं वो शादी के बाद भी अपना प्यार ढूंढती हैं, तो जो मैच्योर पना हो जाता है ना उन पे, तो तभी बेस्ट रहता है। और अपनी बेटी से पूछ के करना चाहिए, ये नहीं कि आप अपना पिटन खत्म करने के लिए कहीं पे भी उसको बांध दो और वो फिर बाद में काट रहे हैं, जला रहे हैं, वो सारी चीजें होती हैं। तो सुन लिया होगा बर्क साहब आपने, देश की लड़कियां क्या सोच रही हैं आपके इस बयान पर कि देर से शादी हो गई तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी, आप ये कह रहे थे। लेकिन लड़कियों का कहना है कि वो जब तैयार खुद को महसूस करेंगी, जब उनकी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी और जब उन्हें लगेगा कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए तो वो शादी करेंगी। चलिए अब आपके सामने वो सवाल रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है। पहला बड़ा सवाल ये, जो बर्क साहब ने कहा कि देर से शादी तो क्या लड़कियां आवारा हो जाएगी। सवाल यह भी कि यूसीसी को लेकर मौलाना आग बबूला क्यों है। सवाल यह भी, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि समान अधिकार चाहिए, समान हक चाहिए, लेकिन समान कानून की बात आती है तो ये लोग भाग क्यों खड़े होते हैं। सवाल यह भी जो मौलाना तौकीर रजा ने कहा, शाहीन बाग पार्ट 2 की तैयारी का सच क्या है। और सवाल सबसे बड़ा यह कि एक देश एक कानून से डर किसे लगता है। चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ राजीव जेटली है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। शबनम खान सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद है। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आदिल हसन एमआईएम के प्रवक्ता। साथ ही मोहम्मद अतीक हैं, मुस्लिम लीग के नेता हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। शफीकुर रहमान बर्क वैसे बहुत बोलते रहते हैं, लेकिन आज उनकी एक बात और उस बात पर आपका जवाब कि देर से अगर लड़की की शादी होती है तो आवारा हो जाएगी। आपको लगता है ऐसा? देखिए, सवाल ये नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर सताने लगा है कि 2024 9 साल से उनकी सरकार है और 9 साल के पहले वो 2018 में एक बार लेके आए थे। अब उनको लगता है कि 2014 से लेके 2019 तक जो हमने वादे जनता के साथ किए थे हम पूरा नहीं कर पाए। इसलिए अगर ये समाज के लिए बात करते तो दूसरी बात थी। ये राजनीतिक सोच से करते हर चीज है। अरे आपको कोई चीज करनी है, मसौदा तैयार कीजिए, विपक्ष को बुलाइए, बैठिए, बात कीजिए, चर्चा कीजिए, पार्लियामेंट में बिल आएगा तो उस पर बहस होगी। लेकिन आप वहां बहस कम करवाते हैं। जब पार्लियामेंट में सम्मान की बात आती है तब तो आप राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाते हो, नहीं आप भवन के उद्घाटन के लिए, तब विपक्ष चिल्लाता रहता है। अगर उस तरह की बातें करेंगी तो पहलवानों को किस तरह से घसीटा गया इसके बारे में भी मैं बोलूंगा तो बहुत बुरा लगेगा बीजेपी को। महिला सम्मान की अगर वो बात करेंगे तो देश की गौरव थी महिलाएं, वो देश के लिए पदक जीत के लाई थी। कैसे घसीटा गया था उनको उस दिन, जिस दिन विधानसभा, जिस दिन आप पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे थे। एक बात, बीजेपी चूंकि मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती। अनुराग भदौरिया जी, आपने 1.5 मिनट नॉन स्टॉप बोला, मैंने बीच में नहीं बोला सर। मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। यूसीसी को लेकर आपने जो बातें कही मैं उससे सहमत हूँ। ड्राफ्ट आए उस पर चर्चा होगी। सुन लीजिए, यूसीसी को लेकर आपने जो बातें कही मैं उससे सहमत हूँ। सर 1.5 मिनट आपने बोला, एक क्रॉस क्वेश्चन लीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमान का रुख करूंगा। 2-4-5 मिनट एक मेहमान नहीं बोलता है सर, आपको भी पता है डिबेट में इतने लंबे समय से आते हैं। तो क्या बोल बात नहीं सर, तो सुन लीजिए ना, क्रॉस क्वेश्चन लीजिए। दादागिरी करोगे तो उठ के चला जाऊंगा। अनुराग भदौरिया जी, धमकी मत दीजिए। अनुराग भदौरिया, एक तो धमकी मत दीजिए कि उठकर चला जाऊंगा सर, ऐसे नहीं होता सर। 1.5 मिनट आपने जो एजेंडा तय किया था। नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, आप अगर टोकेंगे मुझे, अगर बोलने नहीं देंगे अनुराग भदौरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम और नेशनल चैनल के डिबेट में अंतर होता है। ये अंतर शायद आपको समझ में आता होगा। अगर आप बोल दीजिए कि मुझे नहीं अंतर समझ में आ जाता है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ सर। नहीं बोलने दोगे तो बजाओ, दादागिरी नहीं, धमकी मत दीजिए। ये दादागिरी आप कर रहे हैं, बिल्कुल धमकी मत दीजिए कि उठकर चला जाऊंगा सर। और अगर आपको उठकर जाना हो तो डिबेट में मत आया करिए। अगर आपको उठकर जाना हो तो डिबेट में मत आया करिए। मैं आपसे खुले तौर पर कह रहा हूँ सर। 1.5 मिनट मैंने बिना नोट। आप सुनिए अनुराग भदौरिया, भागिए आप यहां से, एकदम भाग जाइए यहां से, नजर मत आइएगा मेरे शो में कभी। तमीज नहीं है आपको डिबेट करने की, तमीज नहीं है डिबेट करने की अनुराग भदौरिया। राजीव जेटली, सवाल था कि देर से शादी तो क्या लड़कियां आवारा हो जाएंगी, इस पर नहीं बोले, लेकिन उनके मन की जो भड़ास थी वो निकाल कर चले गए। जवाब देना था ना, इसलिए चले गए शायद, क्योंकि जवाब नहीं बनता था इस वक्त पे। जवाब तो यही था, प्रश्न यही पूछा जा रहा है
जितनी भी खिलाफत करिए, सरकार के खिलाफ खड़े हो जाइए, सरकार से नाराजगी जाहिर करिए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करिए, लेकिन बताइए तो सही कम से कम क्या आप इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यूसीसी आना चाहिए, या इस बात के पक्षधर हैं कि यूसीसी को माने नहीं देंगे? चर्चा तो इस बात की हो रही है कि जिसके अपने विचार हैं वो विचार रख सकता है। एक सार्वजनिक मंच दिया गया, एक बाकायदा पोर्टल उसके लिए बनाया गया, उसमें बताया जा रहा है कि समन्वय बनाया जाएगा, और समन्वय जिसके अंदर सबके अधिकार मिलने चाहिए यूसीसी के तहत, समन्वय जिसके अंदर एक बच्चा अगर उसे गोद कर ले लिया जाता है शरिया कानून के हिसाब से, और अगर बच्चा पैदा दूसरा हो जाए तो गोद लिए बच्चे को प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार नहीं मिलते हैं। ये भी एक कानून है। इस कानून को हटाकर अगर यूसीसी में उस बच्चे को भी अधिकार दिए जाएंगे तो क्या उसकी खिलाफत करेगी समाजवादी पार्टी? क्या उसकी खिलाफत करेंगे सभी राजनीतिक दल? मुद्दा केवल इतना है कि जो अभी तक पक्ष रखा जा रहा है वो एक तरफा रखा जा रहा है। वो पक्ष रखा जा रहा है केवल पुरुषों की तरफ से, जिनको ये लगता है कि अगर यूसीसी आया तो हमारे बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो छिन जाएंगे, क्योंकि अधिकार महिलाओं के पास भी चले जाएंगे और बच्चों के पास भी चले जाएंगे, और उन बच्चों के जिनके अधिकार बनते हैं, जिन्हें उस वक्त पर गोद लिया जाता है जिस वक्त पर उनका कोई औलाद नहीं होती। तो ऐसे में इन राजनीतिक पार्टियों को ये जवाब तो देना पड़ेगा, क्या वो इस बात के पक्षधर हैं या इसके खिलाफ है? और इसकी खिलाफत करते हुए अगर आपको लगता है कि आप डिबेट छोड़ के चले जाएं या भाग जाएं या इसका जवाब ना दें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सच्चाई से मुंह मोड़ लेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि जिस तरीके से बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली नहीं आती है। नहीं, और राजीव जेटली जी जो अनुराग भदौरिया कर रहे हैं सर, हमारे शो में किसी मेहमान को आना है सर, तमीज के साथ अपनी बातें रखें, और अगर बदतमीजी करनी है तो बेहतर है कि वो ना आए हमारे डिबेट में, और अगर करेंगे तो उन्हें बिल्कुल इस पैनल पर जगह नहीं मिला करेगी, ये मैं बहुत इंश्योर करूंगा आगे से। मैं आदिल हसन आपके पास आता हूं। जो शफीकुर रहमान बर्क ने कही, क्या आप उससे सहमत है कि देर से अगर शादी होती है तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी? बर्क साहब समाजवादी पार्टी के एमपी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से आप पूछिए, एमआईएम से रिलेटेड जो लगता है आप मुझसे पूछिए। सर एक स्टेटमेंट है, उस पर आपकी राय मांग रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टी है आप लोग, राय आप लोग रखते हैं सर? नहीं, मेरा कोई ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप अपनी पार्टी के एजेंडे पर बोलते हैं। एक एनकाउंटर हो जाए तो आपके नेता छाती पीट पीट कर कहते हैं मुफ्ती में इसलिए मार दिया, तब तो बड़ी जोर शोर से बातें होती है। मैंने सिर्फ एक आपकी राय, हाँ तो आप बोल दीजिए कि मैं इस पर नहीं बोलूंगा, ये मत कहिए कि ये उनकी पार्टी का बयान है इस पर मैं नहीं बोलूंगा। बिल्कुल ठीक बात है, आप नहीं आप ही की मर्जी चलेगी। आदिल भाई जो दिल करेगा वो मैं करूंगा। आदिल भाई बिल्कुल आपका दिल करेगा मैं करूंगा, आपका जो दिल आए वही करिए। आप कह दीजिए कि मैं शफीकुर रहमान बर्क के इस बयान पर कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सहमत हूं इस बात से, लेकिन ये मत कहिए कि समाजवादी पार्टी के नेता का बयान है इसलिए नहीं बोलूंगा, ये मत कहिए सर। ये बोल दीजिए मैं इस बयान पर नहीं बोलूंगा। हर जो मेरा राकेश जी जो मुझे लगेगा मैं बोलूंगा, आप जबरदस्ती मुझे नहीं बुलवा सकते, आप पूछिए। अरे तो भाई मैं जबरदस्ती कब बुलवा रहा हूं? मेरा सवाल यह था कि शफीकुर रहमान बर्क के इस बयान से आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, मेरा सिर्फ इतना सवाल था। या तो आप कह दीजिए कि मैं इस पर जवाब ही नहीं दूंगा, ये मत कहिए कि सपा के नेता का बयान है इसलिए जवाब नहीं दूंगा। मैं न सुना हूं उनका, मैं उनका बयान सुना ही नहीं। सुनवा दूं? और सपा के वो एमपी हैं, सपा के प्रवक्ता, सुनवा दूं? बेहतर सुनवा दूं? नहीं सुनवाइए, मतलब मुझे न सुनना है, मुझे न सुनना। जाके अखिलेश यादव से पूछिए, अखिलेश यादव से पूछिए रिवर फ्रंट का जांच कैसे रोकवा दिए सेटिंग करके, योगी सरकार क्यों उनको 8 साल से रिलीज नहीं वो समझ रहा हूं, मुसलमानों से जुड़ी बात है ना, इसलिए आप जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आपका जो सो कॉल्ड वोट बैंक है, आप जिनको टारगेट करते हैं आदिल हसन, अगर आप बोलेंगे तो नाराज हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे? आपकी मजबूरी है, मैं समझ रहा हूं आपकी मजबूरी। चलिए नहीं वो आपको लगता है, नहीं मुझे नहीं लगता, वो देश में सबको लगता है। के चोट पे मेरे नेता भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, मेरी पार्टी भी बोलती है। डंके की चोट पर आप और आपके नेता सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, कोई नहीं करता, सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, और दुख है कि उन मुसलमानों में भी मुसलमान महिलाओं और लड़कियों की बात नहीं करते हैं। आपको दिखता नहीं है पांडे जी? नहीं मुझे खूब दिखता है, मुझे खूब दिखता है। ठीक है मोहम्मद अतीक, शबनम मैं आपके पास, वो मिला कि हम गए थे सबसे पहले। नहीं रोहित वो मिला कि मोहम्मद अतीक सबसे पहले जब सुसाइड किया था। ठीक है इस देश में सर तन से जुदा के नारे लगे और कितने लोगों के यहां चले गए वो भी इस देश ने देखा। मोहम्मद अतीक, क्या शफीकुर रहमान बर्क के इस बयान से आप सहमत हैं? उसका हम ही ने खिलाफ किया था। ठीक है, शफीकुर रहमान बर्क के इस बयान से मोहम्मद अतीक क्या आप सहमत हैं? नहीं देखिए राकेश जी जो उन्होंने भाषा इस्तेमाल करी है फिलहाल वो इस्लाम की भाषा तो नहीं है, मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं। फिलहाल मतलब उन्होंने कहा कि आवारगी, इसका मतलब यह है कि जो ज्यादा उम्र की लड़कियां हैं वो आवारा हो जाती हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, जिनकी शादियां नहीं होती क्या वो आवारा हो जाती हैं?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनको ये कहना था, अगर वो असहमत है, जैसे कि मैं भी असहमत हूं उम्र बढ़ाए जाने का, तो मैं ये असहमत हूं कि भाई हमारे मजहब में जब बालिग होने की उम्र जो तय करी गई है, जब फिजिकली तौर पे लड़की बालिग हो जाती तो हमें शादी की इजाजत दी जानी चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल भी कहना नहीं होना कि अगर आप उम्र बढ़ा देंगे तो आवारगी बढ़ जाएगी। मैं बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं हूं और मैं इसकी निंदा करता हूं, क्योंकि ये इस्लामिक कोड नहीं है, इस्लाम की ये सोच बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, क्योंकि आवारगी, आवारा होना क्या होना, ये जो है वर्त साहब ही जाने। मैं बालिग होने की मियाद कोड की मैं मुखालफत करता हूं। मोहम्मद अतीक, बालिग होने की मियाद क्या किसी मजहब के हिसाब से तय होनी चाहिए या देश के कानून के हिसाब से? नहीं, फिजिकली तौर पे जब बालिग हो जाए, सरकार अगर 25 साल की लड़की को कहेगी कि 30 साल की लड़की बालिग होगी, हम मानेंगे, तो अरे तो 25-30 नहीं कह दिया ना भाई सरकार ने। होगी लड़की, अगर सरकार ने कह दिया क्या कि 25-30? या आपके पास कोई सोर्स है, कोई इनपुट है कि 25-30 करने जा रही है? बोलिए तो मैं अभी राजीव जेटली से पूछता हूं। मैं कुछ अलग बात बोलना चाहता हूँ राकेश भाई। 21 साल तो सरकार ने कर ही दी है ना। राजीव जेटली, मैं आता हूं आपके पास। शबनम, एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। यूसीसी तो हमको बिल्कुल भी, हाँ मैं समझ गया सर, मैं समझ गया अतीक भाई समझ गया। शबनम, एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप जवाब नहीं देने के लिए स्वतंत्र हैं, मुझे नहीं पता है पूछना चाहिए कि नहीं। आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? नहीं, मैं अनमैरिड हूं भाई। चलिए ठीक है, लेकिन आपके अगल बगल, और आपको एक चीज बता दूं, आवारा कोई बेटी नहीं होती। देश की किसी भी जाति धर्म की बेटी कभी आवारा नहीं होती। जो इस तरीके के शब्द बेटियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए जेल के रास्ते खुलने चाहिए। ये मैं आपके मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहती हूं। जिसको देखिए बेटियों के लिए कुछ भी बोल के घर बैठ जाता है आराम से, जिस नेता को देखिए मुंह खोलता है, और मुस्लिम बेटियों के लिए तो खासकर, भाई तुम्हें परफ्यूम लगाना हराम है, भाई तुम्हें स्कूल में हिजाब ही लगा के जाना पड़ेगा, भाई तुम मेरी तरह से रहोगी, भाई मैं 15 साल की से करना चाहूंगा तो कर लूंगा। मुल्ला तो एक बार 15 साल की भी ले आए थे कि 15 साल करो उम्र। तो ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों इस्लाम धर्म का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं सारे भाई? क्यों शफीकुर रहमान? नहीं, मेरा तो सवाल ये है कि आप अनमैरिड हैं, वो तो कह रहे हैं कि देर से शादी हुई तो आवारा हो जाएंगी। नहीं, और लड़कों के बारे में लड़कों के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। आवारा ही बना रखे हैं आपने, जो आपने छोड़ रखे हैं कि जाइए हिंदू बेटियों का भी शोषण करिए, पटा कर लेकर आइए, मुसलमान बनाइए, गर्दन काट दीजिए, किसी कन्हैया भाई की काट दीजिए, और बेटियों का, मुसलमान बेटियों का शोषण पता भी है आपको? शबनम जी, ये गलत बात है, किसी ने नहीं छोड़ रखा है मुसलमान बेटियों के लिए। अगर बिल्कुल भी ये गलत बात कह रही शबनम जी, आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। किसी ने मुसलमान लड़कों को छोड़ नहीं रखा कि पटा कर लेकर आओ। धन्यवाद कीजिए मोदी सरकार का, जिन्होंने उनको बचाया। पहली बार तो मुसलमान बेटियों का नाम लेना शुरू किया है। शुक्र करिए ये डिबेट कम से कम मुसलमान बेटियों पर होने तो लगी है। आप तो मुसलमान बेटियों का नाम तक नहीं लेने देते थे। आप तो जहां आया मुसलमान औरत, आपने कहा नहीं हमारे धर्म में। राजीव जेटली जी, मैं आता हूं शब्द। राजीव जेटली जी, मोहम्मद अतीक चाह रहे हैं कि लड़कियों की शादी कब हो, ये मजहब के हिसाब से तय हो कि बालिग होने की मियाद क्या होनी चाहिए, कानून नहीं चाहिए उन्हें। नहीं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। एक ही देश के अंदर एक ही तरीके का खाना खाने वाले, एक ही तरीके का पानी, वही हवा, वही जलवायु, उसी तरीके का माहौल, ऐसी कौन सी विभिन्नता आपको लगती है कि मजहब के आधार पर आप किसी क्षेत्र के अंदर कर सकते हैं, जिसमें एक लड़की की उम्र तो आप समझते हैं कि बालिग होने की अलग है, दूसरे की अलग है। ये किस आधार पे आपने कर लिया? ये धर्म के आधार पे कैसे कर लिया? अगर आप कहते हैं कि हाँ हम तो गल्फ में रहते हैं, अरब में रहते हैं, अरब में हमारी प्रथा ऐसी है, हमारा जलवायु ऐसा। अरब में जो ऑर्बिट के ऊपर जो देश हैं, वहाँ लोग जल्दी बालिग होते हैं। आप साइंटिफिक रीजन को समझते ही नहीं है। आपकी सारी दलीलें अनसाइंटिफिक तरीके की हैं। आप अरब देश में हैं क्या? अब मैं वही पूछ रहा था कि अगर आप अरब में रहते होते जी, आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनकर आई हैं या वो दूसरे वाले? हम तो किसी की भी प्रवक्ता बनेंगे, आपको क्या लेना देना? ठीक है, नहीं, जो राजीव जेटली ने पूछा, मोहम्मद अतीक आप अरब देश में है क्या? नहीं, अरब देश में नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है फिजिकली तौर पे जब जो लड़का लड़की बालिग हो जाते हैं, वो शादी के लायक हैं। सरकार उसको बाद में थोड़ी कर सकती कि 21 साल कर देंगे या हम 25 साल कर देंगे। और यूसीसी तो देखिए बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है, ये यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये सिर्फ मुस्लिम मुखालिफ नहीं है, ये नागा लोग भी इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, और नागा लोगों की मुखालिफत आपको झेलनी पड़ेगी। पहले से उन्होंने मुखालिफत कर रही है। सिख लोग भी इसके मुखालिफ हैं, क्रिश्चियन लोग भी इसके मुखालिफ हैं। हिंदुस्तान में बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों पर अपनी, ठीक है मोहम्मद अतीक, राजीव जेटली इसका जवाब नहीं, कौन मुखालफत कर रहा है इसकी चिंता सरकार कर लेगी, वो चिंता आप छोड़ दीजिए राजीव जेटली। फिर मैं आता हूं आदिल भाई आपके पास। मैंने एक बहुत स्पष्ट प्रश्न पूछा। एक घर में रहने वाली लड़की पहले बालिग होगी और दूसरे घर में रहने वाली बाद में होगी, इसका पैमाना कैसे तय किया जाएगा?
और ये पैमाना तय करने वाले क्या मौलवी होंगे, ये पैमाना तय करने वाले क्या ये लोग होंगे जो अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, या इस पैमाने को डॉक्टर के द्वारा तय किया जाएगा, बायोलॉजिकली तय किया जाएगा, साइंस के द्वारा तय किया जाएगा? ये आपने कैसे तय कर दिया? मैं इसीलिए पूछ रहा था कि एक एक घर छोड़ करके अलग अलग अगर नियम बनेंगे, अलग अलग कानून बनेंगे, तो क्या आपको लगता है कि आप अपनी ही बच्चियों के साथ न्याय कर रहे हैं? अन्याय नहीं कर रहे क्या आप उनके साथ? और मैंने सबसे पहला प्रश्न उठाया करेंगे ये भी तो बता दीजिए, क्योंकि एक कानून अगर आप लाएंगे तो आपको बहुत सारे कानून खत्म भी करने पड़ेंगे। सुनिए, आप ही जवाब देना, मेरे को नहीं देना। एक और प्रश्न था, आप ही के शरिया कानून में अगर गोद लिया बच्चा और उसके बाद दूसरा बच्चा पैदा हो जाए तो उसके अधिकार छिन जाते कि नहीं छिन जाते? बताइए। अगर उस बच्चे को अधिकार दे रहा है यूसीसी, तो क्या आप उसकी खिलाफत करेंगे? वो हिंदू ना होकर के अगर वो बच्चा मुसलमान नहीं हो सकता क्या? ठीक, मुसलमान ठीक। इन सवालों का जवाब मैं आदिल से लेता हूं, और इसमें एक सवाल ऐड कर देता हूं। रुक जाइए मोहम्मद अतीक भाई, रुक जाइए। आदिल हसन, जो बातें राजीव जेटली ने कही उस पर आपका जवाब, और उसमें मैं क्वेश्चन ऐड करता हूं कि समान अधिकार चाहिए, समान हक चाहिए, लेकिन समान कानून की बात आती है तो क्यों इतनी दिक्कत हो जाती है? नहीं, किसको दिक्कत हो रही है बतलाइए राकेश, आप ही बतलाइए। यहाँ पर 50 किलोमीटर पे भाषा बदल रही है, खान पान बदल रहा है। आप लाइए ड्राफ्ट, कैसा ड्राफ्ट लाइए ये तो बताइए। आप बताइए, दिया भागा स्कूल ऑफ थॉट पे चलिएगा कि मिथाक्षा स्कूल ऑफ थॉट पे चलिएगा? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में हिंदू कम्युनिटी को जो टैक्स रिबेट है उस पर क्या कीजिएगा? साउथ इंडिया में मामा भांजी में शादी होता है, उस पर क्या कीजिएगा? कोई अग्नि का फेरा लेता है, कोई माला पहनाता है, उस पर क्या कीजिएगा? आप लाइए, देखते हैं क्या होता है। पार्लियामेंट है ना, टीवी स्टूडियो में नहीं ना यूसीसी डिसाइड होगा। देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मरकज है पार्लियामेंट, उस पर बात होगी क्या होगा नहीं होगा। लेकिन हम पूछ रहे हैं ये भी सरकार से कि मणिपुर में 2 ट्राइब के बीच में 40 दिन से ज्यादा लड़ाई चल रही है, उस पर भी जरा ध्यान दे दें। वो भी देश के नागरिक हैं, वो भी भारतवासी हैं। आप चलिए सिक्किम में नथुला पास जाने के लिए वहां पर आधार कार्ड का वैलिड खत्म कर दिया है। जब वहां जाइएगा तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड होता है, आधार कार्ड का वैलिडेशन खत्म कर दिया है। पूरे भारत से लोग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उस पर भी कुछ कर लीजिए, मणिपुर का कुछ कीजिए, जब सब समझेंगे। कानून बन जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या आवाज नहीं आ रही है? ठीक है सर, ठीक है, वो सारी बातें आप कीजिए ना। आप नहीं आदिल भाई, ठीक है सर, जो और टैक्स रिबेट पर चर्चा कर रहा हूं। बजट कल पेश होने जा रहा है देश में, हिंदू कम्युनिटी ज्वाइंट बजट कल पेश होने जा रहा है देश में, क्या आप उदाहरण दे रहे हैं? मोहम्मद अतीक, एक सवाल। अरे आदिल भाई, जो डिबेट का टॉपिक बताया जाता है सर, या तो उस पर रहा करिए, या तो आप बोल दीजिए सारे सवाल स्किप कर दीजिए, मैं नहीं किसी का जवाब दूंगा, या तो आप ये बोल दिया करिए। मैं टैक्स सिस्टम पर आज आपसे नहीं चर्चा कर रहा हूं, ना तो मणिपुर में क्या हुआ उस पर चर्चा कर रहा हूं। यूसीसी में एज लिमिट को लेकर क्या शफीकुर रहमान भट्ट ने कहा, उस पर आप जवाब देने से पल्ला झड़ गए। उस पर आप जवाब देने से पल्ला झड़ गए। मोहम्मद अतीक, एक सवाल और आपसे। टैक्स रिबेट, मैं टैक्स रिबेट पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, करता हूं अपनी पार्टी की बात करता हूं। ठीक है, कौन क्या बोल रहा है उसके लिए जवाब देने नहीं बैठा। ठीक है, वही एनकाउंटर हो जाता है। तो आपके नेता क्या क्या कहते हैं वो आप सुना करिए। रखता हूं मैं अपनी बात रखने के लिए। ठीक है, मोहम्मद अतीक, मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि अवैध बाजारों पर एक्शन हो रहा है तो देश भर के मुसलमानों को लेकर चलेंगे। अरे जो अवैध है उस पर एक्शन से दिक्कत क्या? भड़का रहे हैं क्या मुसलमानों को? नहीं, तो इसमें इस देश में बहुत सारी चीजें अवैध हैं, खाली मज़ारें आपको नजर आ रही हैं। और उन्होंने क्या गलत कहा कि अगर जो है हम लोगों को लेके जाएंगे, संवैधानिक तौर पर लेके जाएंगे, कोई ऐसा तो है नहीं कि डकैती डालने जा रहे हैं या तालिबानी तौर पर डालने जा रहे हैं, या आरएसएस के लोग, भगवा जैसे लोग जो है दंगा फैला रहे हैं वहां पर, उसको सरकार आरएसएस जैसे लोग, मतलब तौकीर रजा ने कह दिया, राजीव जेटली, ये आरएसएस जैसे लोग क्या होता है? और क्या आरएसएस बीएसपी के लोग वहां पर जो है मुसलमानों को भगा रहे हैं, क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है? किसी को अधिकार है? ये जो बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि हम मुसलमानों का अधिकार देंगे, रहने का अधिकार तो हमसे छीन ले रहे हैं, वहां से हमको भगाया जा रहा है, हमको बिजनेस करने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि निकलो उत्तरकाशी छोड़कर, ये भारत भूमि है, जवाब ले लीजिए, की भूमि है, जवाब ले लीजिए, हिंदू राष्ट्र है। राजीव जेटली 15 सेकंड जवाब के लिए, मुझे ब्रेक लेना है सर। राजीव जेटली जल्दी से जवाब। नहीं, जिम कॉर्बेट जैसी जगह, जिम कॉर्बेट के अंदर जहां पर केवल जंगली जानवर रहते हैं, अगर कोई व्यक्ति घूमने जाता है तो वो भी आधे घंटे के अंदर बाहर आ जाता है। ऐसी जगहों के अंदर जाकर के मजारें बनाई जा रही है। और मजार, सुनिए पहली बात, मजार का मतलब यही लोग हैं ना जिन्होंने मजारें तोड़ी थी। इन मुस्लिम इस्लाम के अंदर तो मजार इनके हिसाब से जायज ही नहीं है। यही लोग हैं ना, किस आधार पे वहां जा रहे हैं ये?
तो इनको तो ये भी नहीं पता, इन्हें ये पता है केवल भारतीय जनता पार्टी और देश के अंदर अगर कहीं समानता की बात ठीक है, वक्त इतना ही है राजीव जेटली जी, वक्त इतना ही है सर, आपको रुकूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। शबनम, माफी के साथ मैं दोबारा आपके पास नहीं हो पाया, वक्त यहां पर ब्रेक का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद यूपी से जुड़ी एक बड़ी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे।